Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our first chapter from economics, that is basic concepts in economics. So students, अब तक हमने यहाँ पर देखा about the different definitions of economics. हमने देखा that कैसे different economists ने अलग अलग व्यू पॉइंट से economics का definition हमें दिया था. नेक्स्टली हमने देखा अबाउट द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. गेटिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉलर या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स. देन उसके बाद हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, करेक्ट, जिसमें से द फर्स्ट कंसेप्ट वॉज वॉन्ट. पहला कंसेप्ट क्या था हमारा, वॉन्ट. सेकेंड कंसेप्ट वॉज गुड्स एंड सर्विसेज. हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था, द गुड्स एंड सर्विसेज. सो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स इज कॉल्ड एज गुड. एंड अगर वही चीज़ गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है, दैट गुड्स मटीरियली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनका, एंड सर्विसेज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. गेटिंग बट बोथ द थिंग्स सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स. उसके बाद हमने यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था. व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी क्या होता है, इट इज वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट क्या आता है हमारा, वैल्यू. वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, वैल्यू का मतलब वर्थ होता है, करेक्ट. नाउ वैल्यूज हमने यहाँ पे दो टाइप के पढ़े थे, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. ठीक है, दो टाइप के वैल्यूज हमने देखे थे, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है कि वो कमोडिटी हमारे लिए कितनी यूजफुल है, जैसे एयर, वाटर, ये सब हमारे लिए यूजफुल है, दैट मीन्स इनका वैल्यू इन यूज हाई है. वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब आप उस कमोडिटी को कितने मनी में परचेस कर सकते हो, उसका वर्थ कितना है व्हेन यू वांट टू बाय इट, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज. देन उसके बाद हमने वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ा था. इसका मतलब क्या था, दैट देर आर सर्टन सब्सटेंसेस, देर आर सर्टन मटीरियल्स जिनका वैल्यू इन यूज बहुत हाई होता है बट वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत लो होता है. इन द सिमिलर मैनर देर आर सर्टन सब्सटेंसेस जिनका वैल्यू इन यूज बहुत कम है बट वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत हाई है. इसमें हमें किसका एग्जाम्पल दिया था, वाटर एंड डायमंड. वाटर का वैल्यू इन यूज बहुत ज़्यादा है बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज कम है. दूसरा क्या था, डायमंड. डायमंड का वैल्यू इन यूज बहुत कम है बट वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स. ठीक है. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था अबाउट द टर्म वेल्थ. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, वेल्थ. वेल्थ क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ द मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी. कोई भी चीज़ जिसका मार्केट वैल्यू होता है और जिसको हम मनी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेल्थ कहते हैं. वेल्थ के लिए 4 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे. यूटिलिटी मतलब वो यूजफुल होना चाहिए, स्केर्सिटी मतलब लिमिटेड होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब इजीली इट शुड बी एबल टू ट्रांसफर. अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपकी डिग्री, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, तो आपकी प्रॉपर्टी वेल्थ है पर आपकी डिग्री ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो डिग्री वेल्थ नहीं है. एंड लास्ट एक्सटर्नलिटी मतलब इट शुड बी आउटसाइड द बॉडी, आपकी बॉडी के बाहर होना चाहिए. यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दी अनदर टॉपिक, दैट इज पर्सनल इनकम. देखते हैं पर्सनल इनकम क्या होता है. अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम. आपके अर्निंग के सपोज 2 या 3 या 4 या 1 सोर्स है, ठीक है, आपके जितने भी सोर्सेस है, आप वहाँ से जो भी पैसा कमा रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम. सपोज आप जॉब करते हो, वहाँ से आपको सैलरी मिल रहा है, ठीक है. सपोज आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा था, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. सपोज आपने कोई घर खरीद के रखा है और आपने उसको किसी को रेंट पर दिया है, वहाँ से आप रेंट रिसीव कर रहे हो.
तो रेंट, इंटरेस्ट, आपकी सैलरी, ये सब क्या है? ये आपका पर्सनल इनकम है। समझा? सपोज आप सैलरी 50,000 रिसीव कर रहे हो, रेंट 10,000 रिसीव कर रहे हो, और आपको सपोज इंटरेस्ट 1,000 मिल रहा है, तो आपका पर्सनल इनकम कितना हो गया? 61,000। 50,000 एज सैलरी, 10,000 एज रेंट, 1,000 एज इंटरेस्ट। ये क्या हो गया आपका? पर्सनल इनकम। क्लियर? मतलब जितने भी सोर्सेज ऑफ अर्निंग है आपके, वहां से आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हो, उसका टोटल इनकम क्या होगा? आपका पर्सनल इनकम। नेक्स्ट आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें सिर्फ टैक्स का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? टैक्स का फर्क होता है। नाउ वी ऑल नो कि जो भी इनकम हम अर्न करते हैं उस पर हमें टैक्स भरना पड़ता है। आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा, है ना? जो भी इनकम आप अर्न करते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए हुए, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लॉज बनाए हुए, टैक्स स्लैब्स बनाए हुए हैं। वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आपकी इनकम सपोज 5 लाख में आती है तो सपोज 1%, 2%, जो भी आपको टैक्स भरना है, आपकी इनकम में से वो टैक्स आपने माइनस किया तो आपका बचा हुआ अमाउंट जो है वो क्या होगा? आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में सिर्फ किस चीज़ का फर्क होता है? टैक्स का फर्क होता है। अगर आपने पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, देखते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इट इज योर दैट इनकम जो टैक्स भरने के बाद आपके पास बचती है। जैसे हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था कि हमारी पर्सनल इनकम 61,000 है। ठीक है, सपोज उसमें से आपको 2,000 रुपीज टैक्स भरना पड़ा, तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 59,000 हो जाएगी। समझे पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस? पर्सनल इनकम आपकी टोटल अर्निंग होती है एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से आप टैक्स माइनस करते हो, तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या बनता है? आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अभी डिफरेंट कंसेप्ट दिए हुए इनकम को लेकर, सो ये पढ़ लेंगे तो आपको टर्म्स समझ में आएंगे। लेट्स सी व्हाट आर दिस कंसेप्ट्स। पहला आता है फिक्स्ड इनकम, इनकम विच रिमेन्स स्टेबल फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल रेंट, वेजेस एक्सेट्रा। फिक्स्ड इनकम क्या होती है? जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, आपको हमेशा 10,000 ही मिल रहा है, तो वो 10,000 सैलरी क्या हो गया? आपका फिक्स्ड इनकम हो गया। आपने अपना घर भाड़े पे दिया हुआ है, वहाँ से आपको 5,000 एवरी मंथ रेंट मिल रहा है, तो वो 5,000 क्या हो गया? आपका फिक्स्ड इनकम। मतलब जो इनकम फॉर अ टाइम पीरियड स्टेबल रहती है, बार बार चेंज नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड इनकम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? फिक्स्ड इनकम। जो इनकम बार बार चेंज नहीं होती। जैसे आपकी सैलरी है, मिनिमम 1 ईयर तक सेम रहेगी, है ना? मे बी फिर हो सकता है बाद में आपको प्रमोशन मिले तो वो इंक्रीज हो जाए, बट कम से कम फॉर अ ईयर इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। आपका जो रेंट आप रिसीव कर रहे हो, है ना, रेंट भी 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर के लिए सेम ही होता है। तो ये रेंट, ये सैलरी, ये सब किसका पार्ट है? ये फिक्स्ड इनकम का पार्ट है, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग इनकम, फ्लक्चुएटिंग इनकम कैसी होती है? किसी महीने मिले तो 10,000 मिले, 20,000 मिले, किसी मंथ में कुछ नहीं मिला और किसी मंथ में तो जेब से भी पैसा चला गया, नुकसान भी हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लक्चुएटिंग इनकम। लेट्स सी क्या दिया है। इनकम विच इज नॉट फिक्स्ड बट कीप्स ऑन चेंजिंग, एग्जाम्पल प्रॉफिट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिक्स्ड इनकम क्या होता है? जो स्टेबल होता है, जो चेंज नहीं होता। आपका वेजेस हुआ, रेंट हुआ, ये क्या है? फिक्स्ड इनकम है। फ्लक्चुएटिंग इनकम क्या होता है? जो इनकम फिक्स नहीं होता, कभी भी चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ तो लाखों का भी प्रॉफिट होता है,
नहीं हुआ तो लॉसेस भी हो जाते हैं. सो ये प्रॉफिट क्या हो गया? इट इज़ द फ्लक्चुएटिंग इनकम बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, जो चेंज हो रहा है बार बार उसे हम क्या कहेंगे? फ्लक्चुएटिंग. और जो चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल है, उसे हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड. मनी इनकम. It is the income received in actual currency of the country. In other words, it is the income in cash. Example, rupees 5,000. मनी इनकम क्या होता है? आपने 5,000 10,000 अपनी करेंसी में रिसीव किया तो वो क्या हो गया आपका? मनी इनकम. मतलब कैश में जो पैसा आप रिसीव करते हो, है ना, किसी ने आपको 200 रुपये दिए, 500 का नोट दिया, अगर आप जो मनी कैश में रिसीव कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? मनी इनकम कहेंगे. क्या कहेंगे? मनी इनकम. ठीक है. फिर आता है रियल इनकम. अच्छा, मनी इनकम कैश में मेजर होती है. मनी इनकम किस में मेजर होती है? ध्यान से देना, क्योंकि बहुत बार बच्चे मनी इनकम एंड रियल इनकम में फर्क, मतलब डिफरेंस नहीं समझ पाते. सो बहुत अच्छे से समझना है इसको कि मनी इनकम कौन से फॉर्म में होती है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश. कौन से फॉर्म में होती है? कैश के फॉर्म में. जबकि रियल इनकम क्या होती है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी. क्या होती है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी. मतलब आप उस पैसे से कितने गुड्स खरीद पा रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? रियल इनकम. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा. आज से कुछ 10, 15, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स पहले सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, जस्ट अजम्पशंस हैं कि सपोज आज से 10-20 साल पहले गोल्ड का रेट 5,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम था. कितना था? 5,000 रुपये में हमको कितना मिलता था? 10 ग्राम गोल्ड मिलता था. ठीक है. आज वही गोल्ड हमको कितने में मिलता है? 50,000 रुपीज़ में मिलता है ना. अराउंड आप रेट्स चेक करो, कुछ 49-50 के बीच में ही है. अब सपोज मानकर चलते हैं कि कोई पर्सन आज से 20 साल पहले 5,000 रुपये कमा रहा था, आज वो पर्सन 50,000 कमा रहा है. मतलब कैश उसका बढ़ा. पहले वो कैश कितना ला रहा था? खाली 5,000 ला रहा था. अब कैश कितना ला रहा है? वो 50,000 ला रहा है. मतलब मनी इनकम उसका बढ़ा, कैश उसका बढ़ा. लेकिन अब आप उसको परचेसिंग पावर में चेक करो. पहले जो 5,000 वो कमा रहा था उसमें भी वो 10 ग्राम गोल्ड खरीद पाता था. आज वो 50,000 कमा रहा है, उसको गोल्ड खरीदना है तो भी वो 10 ग्राम ही खरीद पाएगा. मतलब इस केस में उसका कैश इनकम यानी मनी इनकम बढ़ा, पर क्या रियल इनकम बढ़ा? रियल इनकम नहीं बढ़ा. मतलब मनी का परचेसिंग पावर इंक्रीज नहीं हुआ. जितना कमोडिटीज़ वो 5,000 में ला रहा था उतना ही वो अभी 50 में लेकर आ रहा है. दिस शोज कि रियल इनकम इंक्रीज नहीं हुआ. आजकल हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है मतलब क्या शो होता है उससे? कि मनी का परचेसिंग पावर कम हो रहा है. पहले आप जो चीज़ खरीदने के लिए आपको सिर्फ 5,000 लगते थे, आज वही चीज़ खरीदने के लिए आपको 50,000 लग रहे हैं. गेटिंग? मतलब रियल इनकम जो है वो स्टेबल ही था. मनी इनकम बढ़ा, 5 की जगह अभी 50,000 आ रहा है. मनी इनकम बढ़ा लेकिन रियल इनकम चेंज नहीं हुआ. रियल इनकम पहले भी 10 ग्राम गोल्ड खरीदने का ही था और अभी भी उतना ही है. तो रियल इनकम क्या होता है? इट इज़ द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी इनकम. एग्जाम्पल, कमोडिटीज परचेस्ड आउट ऑफ द मनी इनकम. आप रियल इनकम किसको काउंट करोगे? कि आप अपने दिए हुए पैसे से कितने गुड्स परचेस कर पा रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? रियल इनकम कहेंगे. मनी इनकम क्या होता है? बस कैश के फॉर्म में. जबकि रियल इनकम किसके फॉर्म में होता है? परचेसिंग पावर. दैट इज आप कितने कमोडिटीज, कितने गुड्स परचेस कर पा रहे हो, वो क्या है? आपका रियल इनकम है. कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम. This income is paid as per the terms and condition of the contract. Example, rent, wages, etc. Contractual income क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर. जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया रेंट का, आपने बोला एवरी मंथ आप 5,000 पे करोगे या आप
आपका जो टेनेंट है, जो भाड़ोत्री है, वो हर महीने आपको 5,000 पे करेगा, तो वो 5,000 आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। ठीक है। रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम क्या होता है, सपोज आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करने के बाद आपने सारे एक्सपेंसेस आपने पैसे अर्न किए। हम क्या करते हैं, अर्निंग के बाद जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो अमाउंट बचा वो हमारा क्या होगा, रेसिडुअल इनकम होगा। क्या होगा हमारा वो, रेसिडुअल इनकम। इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज रेसिडुअल इनकम। एग्जाम्पल, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मिलता है हमको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जो भी इनकम हमने रिसीव की है उसमें से जब हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या है, रेसिडुअल इनकम है। ये प्रॉफिट क्या है हमारा, रेसिडुअल इनकम। फिर आता है अर्नड इनकम, इनकम ऑब्टेन्ड आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। अर्नड इनकम क्या होता है, आपने कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी किया, कोई भी काम किया, काम करने के बाद आपने जो मनी अर्न किया तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्नड इनकम। एंड लास्ट आता है हमारा अनअर्नड इनकम, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एग्जाम्पल, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी प्राइजेस एक्सेट्रा। क्या होता है अनअर्नड इनकम, जिसमें आपने प्रोडक्शन कुछ नहीं किया, बस आपको ऐसे ही पैसे मिल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, आपकी लॉटरी लग गई तो आपको पैसे मिले, बट उस पैसे के लिए आपने कुछ हार्डवर्क नहीं किया, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनअर्नड इनकम। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं। एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा, लास्ट कंसेप्ट आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब तक हमने कौन से पढ़े हैं, वॉन्ट्स, करेक्ट, फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये टॉपिक के बाद हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 4 टाइप की होती है। कौन सी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है प्रोडक्शन। सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल से गुड्स को फिनिश्ड में कन्वर्ट करना, उनकी यूटिलिटी बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लकड़ा था, ठीक है, वो लकड़े का यूज़फुलनेस कम है, आपने उस लकड़े को बनाकर, मतलब कट करके और सब करके आपने उसका टेबल और चेयर बना दिया। टेबल और चेयर का यूज़फुलनेस ज़्यादा है, यूटिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो ये एक्टिविटी कौन सी हुई, प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब आपके काम की वजह से आपके प्रोडक्शन में क्या हो गया, जो प्रोडक्ट का यूज़फुलनेस कम था अब उसका यूज़फुलनेस बढ़ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। या फिर हमने बचपन में जो पढ़ा है, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी बढ़ाना, किसी भी चीज़ का यूज़फुलनेस बढ़ाना, या फिर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स लगते हैं। कितने फैक्टर्स लगते हैं, 4 फैक्टर्स लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक बार देखते हैं हम कि ये 4 फैक्टर्स क्या क्या है।
लैंड, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड। एकदम सिंपल सी बात याद रखना कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी बिना लैंड के पॉसिबल नहीं है। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जिनके बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। गेटिंग, चारों फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, चारों में से एक भी फैक्टर अगर नहीं हुआ तो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती। पहला लैंड है। लैंड इज in economic is wide terms. It is a natural factor of production. Any natural resources that is available on, above and below the surface of the earth is called land in economics. ध्यान रखना, यूजुअली हम लैंड को क्या कंसिडर करते हैं? सरफेस। हम लोग के लिए लैंड क्या है? अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज लैंड फॉर अस। लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ जो अर्थ के सरफेस पर है, नीचे है या ऊपर है, ये सब किस में काउंट होता है? लैंड में। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जितने भी नेचुरल फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं प्रोडक्शन में, भले ही वो लैंड के सरफेस पर हो, अर्थ के सरफेस पर हो, बिलो दैट इज मिनरल्स हो, अबो दैट इज सॉइल हो, वाटर हो, विंड हो, सनशाइन हो, ये सब चीज़ें किस में काउंट होती है? लैंड में। ठीक है, एक बार वापस इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म। इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन, अबोव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो सरफेस पर है, सरफेस के नीचे है या सरफेस के ऊपर है, वो सब किस में काउंट होगा? लैंड में ही काउंट होगा। एग्जाम्पल, मिनरल्स विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं हमको? अर्थ को डिग करके हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा लैंड हो गया। सेकेंड, सॉइल वाटर, ये कहाँ पे मिलता है? अर्थ के सरफेस पर मिलता है, ये भी लैंड में काउंट होता है। एयर, सनशाइन, विंड, ये कहाँ पे होती है? अबोव द लैंड, तो ये भी किस में काउंट होगा? ये भी लैंड में ही काउंट होगा। क्लियर? लैंड अर्न्स रेंट इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अगर आपके पास लैंड है और आपने उसे किसी को भाड़े पर दिया है वर्क करने के लिए, तो आप वहाँ से क्या रिसीव करोगे? रेंट रिसीव करोगे। सो लैंड का रिटर्न्स क्या होता है? रेंट होता है। लैंड का रिटर्न क्या होता है? रेंट। ये हमें 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं और ये रेंट क्या है? ये फैक्टर रिटर्न है। जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उस पर जो भी इनकम हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर रिटर्न्स कहते हैं या फैक्टर इनकम कहते हैं। तो लैंड का फैक्टर इनकम क्या है? रेंट है। हमारा दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है लेबर। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Any physical or mental efforts undergone during the process of production to earn the reward of wage is called as labor. Example, carpenter, accountant, engineer, etc. Labor क्या है? It is a human factor. Production activity में आपने मेहनत का काम किया हो या आपने मेंटल वर्क दैट इज इंटेलिजेंस का वर्क किया हो, ये सब चीज़ें किस में काउंट होगी? लेबर में। फिजिकल वर्क किया है तो भी लेबर है, मेंटल वर्क किया है तो भी लेबर है, और उसके रिटर्न्स में आपको क्या मिलता है? या तो वेजेस या फिर सैलरीज मिलते हैं। समझे? तो लेबर क्या है? इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर। प्रोडक्शन में कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स जो लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। लेबर को रिटर्न में क्या मिलता है? आइदर वेजेस या फिर सैलरीज। यानी लेबर क्या है? हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और लेबर का रिटर्न दैट इज फैक्टर इनकम क्या है? लेबर का वेजेस है। अगला आता है कैपिटल। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which earns the reward in the form of interest. Example, machinery, technology, factory building, etc. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब क्या है?
ये सब कैपिटल है, और कैपिटल के रिटर्न्स में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। समझा क्या बोला मैंने यहाँ पे, दैट कैपिटल इज द कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल हम अपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी यूज़ होती है ताकि हम और भी प्रोडक्शन कर सकें। कैपिटल को जो रिटर्न्स मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। कैपिटल को जो रिटर्न्स मिलता है इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। क्लियर। कैपिटल क्या है हमारा, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, फैक्टर इनकम। लास्ट आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन। हु आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर दी बिजनेसमैन जो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर आते हैं एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स भी ह्यूमन फैक्टर ही होते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। रियल कैप्टन क्यों बोला है, क्योंकि वही है जो लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेकर आता है एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करवाता है। ही इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, उसके काम के लिए प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ही इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इंडस्ट्री। वो तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है ताकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, कैपिटल कहीं और होगा, लैंड कहीं और होगा, लेबर्स कहीं और होंगे, और गुड्स भी नहीं बनेंगे। सो गुड्स बनाने में सबसे मेन रोल, ऐसे तो चारों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उन बाकी के 3 फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। और एंटरप्रेन्योर को उसके काम के लिए क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी था। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। It is the division of factor reward among different segments of the society. Factors of production claim their reward of rent, wages, interest and profit through the process of distribution. अभी जैसे हमने देखा कि प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करके हमें इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, उस पैसे को, जैसे हमने देखा कि प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कोई भी चीज़ को सेल करके हमें इनकम मिलेगी, वो इनकम हमें 4 फैक्टर्स की वजह से मिली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, उस इनकम को 4 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जिसका हमने लैंड लिया था उसको हम रेंट पे करते हैं, जो हमारे यहाँ लेबर का वर्क कर रहा था उसको हम वेजेस देते हैं, जिसने हमें मशीन, बिल्डिंग ये सब कैपिटल दी है उसको हम रिटर्न में इंटरेस्ट देते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है ये सब को पे करने के बाद उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर। सो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा कि टोटल इनकम जो भी हमने अर्न की है उसको हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं। जिसका लैंड था रेंट, लेबर था तो वेजेस, कैपिटल था तो इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर है तो उसको बचा कुचा प्रॉफिट मिलता है। एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, गुड्स के बदले, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले मनी देना, पैसे देना एंड गुड्स लेना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। एक्सचेंज रिफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरीली अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज क्या होता है, गिव एंड टेक, सेल एंड परचेस, एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है, जो खरीदता है वो पैसे पे करता है, मतलब एक्सचेंज क्या हो गया, एक्सचेंज इज द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी आपने मनी दिया और आपने उसके सामने गुड्स परचेस किए। एंड लास्ट आता है कंजम्पशन। इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं,
जिन गुड्स को हमने परचेस किया है उनको कंज्यूम कर कर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना, उसे हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन। मतलब पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन, फिर होता है गुड्स का एक्सचेंज एंड फाइनली हम उन गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हुए। कौन से थे? वॉन्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, देन उसके बाद वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड लास्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की थी? 4 टाइप की। प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। दूसरी एक्टिविटी थी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन वॉज एक्सचेंज एंड लास्टली इट वॉज कंजम्पशन। यहाँ पे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट्स खत्म होते हैं। अब अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा कंसेप्ट शुरू करेंगे हम लोग? मैक्रो। मतलब अब तक हमने इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, अब हम टोटल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एग्रीगेट्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।